Tanish, now we have started a fresh chapter, equilibrium. We started yesterday only, but मैं एक बार रिव्यू दे दूंगी क्योंकि कल हमने इंट्रोडक्शन ही करी थी. बट वैसे मैंने कल बताया था कि दिस चैप्टर इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, मतलब इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स हैं. बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया था कि आप न्यूमेरिकल्स पे होल्ड तभी कर पाओगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली आपको समझ आएगा कि व्हाट ऑल दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. बिना इस चैप्टर के थ्योरेटिकली ये कोई मैथ्स नहीं है. मैंने कल भी बोला था कि आई गिव यू अ फॉर्मूला एंड यू विल डू इट. आपको चाहे 90% न्यूमेरिकल्स ही आएंगे इस चैप्टर के, बट कल मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दी थी. मैं हल्की सी रिव्यू दोबारा दे देती हूँ. इट विल बी अ रेपिटेशन फॉर द वंस जो कल आए थे, और जो कल नहीं आए थे उनको भी समझ आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या है. तो कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज एक कटोरी में या एक बॉल में 10 कंचे हैं. कंचे पता है ना, खेले होंगे बचपन में. अब उसमें 10 मार्बल्स हैं. सपोज मैं एक मार्बल उठाती हूं तो उसमें कितने मार्बल्स रहने चाहिए? 9. बट क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक मार्बल उठा रही हूँ, दिव्यांश एक मार्बल उसमें डाल देता है. जैसे मैं एक और उठाती हूँ वो एक और डाल देता है. जैसे ही मैं 2 उठाती हूँ वो 2 डाल देता है. तो क्या कंचों के या उन मार्बल की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा? वो पहले भी 10 थे, अब भी कितने रहेंगे? दैट इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम. कल मैंने आपको बताया था कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के इक्वल होती है, उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं. एक और एग्जांपल दिया था. आप ट्रेडमिल करते हो, अगर किसी ने जिम में ट्रेडमिल करा होगा या कभी देखा होगा, तो वो जो बंदा भाग रहा होता है वो आगे क्यों नहीं जाता? वो जहाँ भाग रहा होता है वो उसी जगह पे क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि फ्लोर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आगे फॉरवर्ड मूव करता है और जो ट्रेडमिल की बेल्ट है वो बैकवर्ड मूव करती है. तो इक्विलिब्रियम यही होता है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज रेट ऑफ, प्लीज बातें नहीं होनी चाहिए. दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट. Parth, if I see anybody will be out of the class. I'll entertain you later on. पूरी क्लास का मोमेंटम खराब होता है. मधुर कोई नहीं, कोई डाउट होगा विल टेक इट लेटर ऑन. अभी मुझे पढ़ाने दो. न्यूमेरिकल करेंगे बट थोड़ा सा बच्चे जो आ जाएं उनके लिए थोड़ा सा इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं कहती कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. जब फॉरवर्ड होने वाला प्रोसेस बैकवर्ड वाले प्रोसेस की स्पीड भी सेम होनी चाहिए. जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आपके बैंक में 10,000 रुपीज हैं. अब 1,000 रुपीज कमा रहे हो लेकिन 1,000 ही खर्च देते हो. 1,000 कमा रहे हो, 1,000 ही खर्च देते हो. तो आपके बैंक के अकाउंट की जो वैल्यू है वो 10,000 से ना बढ़ेगी ना. तो जब फॉरवर्ड होने वाला प्रोसेस बैकवर्ड होने वाले प्रोसेस की स्पीड सेम होती है. ऐसा ना हो आप 1,000 डाल रहे हो, खर्च 800 रहे हो. डाले कितने? 1,000 और खर्चे कितने? 800. फिर 200 बच जाएंगे. फिर 10,000 से अकाउंट 10,200 हो जाएगा. इक्विलिब्रियम इज नॉट दैट. इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि जितनी स्पीड से फॉरवर्ड प्रोसेस होगा उतनी स्पीड से बैकवर्ड होगा, तभी वो जो वैल्यू है उस चीज़ की वो सेम रह जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक और भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके पापा 1,000 रुपये कमा के लेके आते हैं तो पॉकेट में 1,000 रुपये होने चाहिए. लेकिन अगर आपकी मम्मा ने वही 1,000 रुपये निकाल लिए तो पॉकेट में कितनी अमाउंट हो जाएगी? 0. अगले दिन फिर 1,000 रुपये लेके आए, फिर 1,000 रुपये खर्च लिए. तो जितना कमा के ला रहे हैं उतने ही खर्च हो रहे हैं, जितना ही कमा के लेके आ रहे हैं उतना ही खर्च रहे हैं. तो ना अमाउंट बढ़ेगी ना कम होगी. अगर पॉकेट में ऑलरेडी 10 रुपीज थे वो 10 ही रह जाएंगे. क्यों? पॉकेट में 10 रुपये थे, पापा तो 1,000 लेके आए पर मम्मा ने वही 1,000 खर्च कर लिए. तो पॉकेट में जो 10 थी अमाउंट वो 10 ही रहेगी ना बढ़ी ना. तो जब मैंने इसको रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से तुम्हें समझाया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम होने के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए. रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि वो फॉरवर्ड भी जा सके और बैकवर्ड भी जा सके. जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था हेबर्स प्रोसेस.
आपने 10th में एक रिएक्शन कर रखी है हेबर्स प्रोसेस की, N2+3H2 गिव्स अमोनिया। अब ये रिएक्शन एक परफेक्ट एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। अगर आप बीकर बंद रखोगे तो कुछ देर बाद अमोनिया वापस से डिकम्पोज होके H2 और N2 बना देगी। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो आगे की डायरेक्शन में भी जा सके और बैकवर्ड की डायरेक्शन में भी जा सके, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? तो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए तभी केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। क्योंकि अगर सपोज आपकी रिएक्शन ऐसी है इरिवर्सिबल, अगर रिएक्शन की नेचर है H2+I2 गिव्स 2HI, ये फॉरवर्ड ही जा सकती है, ये बैकवर्ड जा ही नहीं सकती, तो इसमें इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाए और एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड जाने की स्पीड और बैकवर्ड जाने की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल देती हूं मैं, मान लो आपने अमोनिया बनानी थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप कभी भी कोई रिएक्शन करते हो तो आपका पर्पस होता है प्रोडक्ट बनाना, तो आप रिएक्टेंट डालते हो। मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूं, टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने दोनों रिएक्टेंट 10 डाले और प्रोडक्ट कितने हैं? Yesterday somebody was asking me कि प्रोडक्ट 0 क्यों है? गाइस, स्टार्टिंग में कभी प्रोडक्ट नहीं होते। जब यू बिगिन अ रिएक्शन, जब आप एक रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आप रिएक्टेंट ही डालते हो, और उस टाइम पे रिएक्टेंट अभी डाले हैं, अभी वो रिएक्ट ही नहीं करे, तो ऑब्वियसली टाइम t इक्वल टू प्रोडक्ट कितने होते हैं? 0। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगे, तो जैसे ही N2 डिकम्पोज हुआ, मतलब एक खत्म हुआ, प्रोडक्ट एक बन गया। थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट 6 रह गए, प्रोडक्ट 4 बन गए। इसके बाद क्या हुआ कि आपको लगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि रिएक्टेंट और कम हो नहीं रहे, प्रोडक्ट और बन नहीं रहे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट कम हो रहे थे और प्रोडक्ट बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। एक टाइम आया जब रिएक्टेंट और कम होने बंद हो गए, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 से कितनी डिक्रीज हुई? 6, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई? 0 से 4। अब आपको लगा कि रिएक्शन है स्टॉप्ड, लेकिन जब आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो आपने क्या देखा कि नहीं, रिएक्शन तो हो रही है, ये डिकम्पोज हो रहे हैं। हो क्या रहा है कि जैसे ही वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब कि 5-5 होते हैं और प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट बना देता है और खुद उतना ही हो जाता है। दैट मीन्स इस सिचुएशन पे क्या हो रही है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। रिएक्शन तो फॉरवर्ड गई थी, कैसे गई थी कि रिएक्टेंट 6 से 5 हुए थे, बट हुआ क्या कि प्रोडक्ट ने वापस बैकवर्ड रिएक्शन कर दी, और इक्वल रेट से मतलब अगर रिएक्टेंट 1 से डिकम्पोज हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी 1 से बना रहे हैं। तो उस वे से क्या हुआ कि रिएक्टेंट पहले भी 6 थे, अब भी कितने रह गए? जाहिर सी बात है ना, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। और जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर सपोज एक बॉल में 10 मार्बल्स हैं, अब मैं एक मार्बल उठा रही हूँ, तो आइडियली मार्बल कितने रहने चाहिए? 9। लेकिन अगर दिव्यांश वहां से एक मार्बल बीच में डाल देता है, मैंने एक उठाया, एक इसने डाल दिया, जैसे ही मैंने एक उठाया इसने डाल दिया, तो मार्बल की कंसंट्रेशन सेम रहेगी ना, 10 की 10। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कांस्टेंट हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद रिएक्शन रुक चुकी है, क्योंकि आपकी आइज को तो यही दिखेगा ना कि N2 और H2 की कंसंट्रेशन 10 से 6 तक तो डिक्रीज हुई, 6 पर आके और कम हो ही नहीं रही, तो टू आई इट appears that the reaction has stopped at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम आता है उसकी निशानी यही है कि सब कुछ रुक जाता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी बंद हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी बंद हो जाती है। बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, एक्चुअल में रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देते हैं, क्योंकि जितनी वो फॉरवर्ड जाती है उतनी बैकवर्ड हो जाती है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उतनी की उतनी रह जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी उतनी की उतनी रह जाती है। तो कल मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस। एक्सप्लेन व्हाई इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक process
एंड नॉट स्टैटिक एक्सप्लेन। तो अगर आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्योंकि अदरवाइज तो ये चैप्टर फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है, बट यू नेवर नो 10% थ्योरी आ सकती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड नॉट स्टैटिक। तो आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इट अपीयर्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज बिकम कांस्टेंट। आंखों को लगता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो इट अपीयर्स दैट द रिएक्शन इज स्टैटिक नाउ। लगता है कि सब कुछ रुक चुका है, बट जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो क्या सच में रिएक्शन रुक गई थी? रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही थी और कंचे निकल भी रहे थे, डल भी रहे थे, निकल भी रहे थे और तो फिर जितने निकल रहे थे, दो निकल रहे थे तो डल भी दो रहे थे, निकल एक रहा था तो डल भी एक रहा था। तो जितनी स्पीड से फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है उतनी स्पीड से बैकवर्ड प्रोसेस हो रहा है। तो जो मार्बल्स की कंसंट्रेशन है वो 10 ही रह जाएगी ना, क्योंकि अगर आप 10 से 8 कर रहे हो तो 2 डल भी गए, वापस 10 हो गई। यहाँ पे तो वही हुआ ना कि कॉन्सेंट्रेशन 6 से 5 हुई, बट एट द सेम टाइम इसने वापस +1 करके वापस कितनी कर दी, 6। तो कल मैंने तुम्हें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए थे और मैंने तुम्हें बोला था कि इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इवन हम फिजिकल प्रोसेसेस में भी इक्विलिब्रियम देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक बर्फ़ का टुकड़ा उठाओ, आपने बर्फ़ ली और उसको वाटर बीकर में डाल दिया जिसमें पानी है। अब क्या होगा, थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि आइस मेल्ट हो रही है, क्योंकि वो जो आइस की क्यूब बड़ी थी वो छोटी होती नज़र आएगी। थोड़ी देर बाद वो आइस की क्यूब और मेल्ट होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि पहले तो उसका साइज डिक्रीज हो रहा होगा। फिर कुछ देर बाद आइस का क्यूब जितनी आपको छोटा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद उतना ही छोटा दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि शायद मेल्टिंग होनी बंद हो गई है, प्रोसेस है स्टॉप। लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है कि जब आइस और मेल्ट हो रही होती है तो पानी कंडेंस होके आइस बना देता है। मतलब इनिशियली क्या होता है मेल्टिंग ऑफ आइस में, जब आप बड़ा आइस का क्यूब लेते हो तो इनिशियली तो वो मेल्ट होती है, मेल्ट होने से उस आइस का क्यूब छोटा रह जाता है। अब थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आइस का क्यूब का साइज और छोटा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली यू विल फील कि शायद मेल्टिंग ऑफ आइस हैज स्टॉप्ड। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि आइस और मेल्ट हो रही होती है, पर जितनी और मेल्ट होती है पानी उतना ही बर्फ बना देता है। जितनी आइस मेल्ट होती है उतना ही पानी कंडेंस होके आइस बना देता है। तो इस पॉइंट को भी हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज नॉट ओनली पॉसिबल इन केमिकल रिएक्शंस बट इन फिजिकल प्रोसेसेस। और ये वाला फिजिकल प्रोसेस कल हमने डिस्कस किया था कि लेट अस सपोज आपने आइस 10 ग्राम लेके शुरू करी, तो इनिशियली वाटर 0 था या कितना भी था, तो स्टार्टिंग में तो आइस मेल्ट होके 6 ग्राम तक उसने वाटर बनाया। उसके बाद आपको लगा कि आइस 6 ग्राम से और कम नहीं हो रही, तो शायद आपको लगा कि मेल्टिंग स्टॉप हो चुकी है। बट मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करोगे ये और मेल्ट हो रही होगी और पानी और बन रहा होगा, बट वापस पानी कंडेंस होके आइस बना रहा होगा। तो आइस पहले भी 6 थी, बाद में भी आपको क्या नजर आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल्ट नहीं हो रही, वो तो मेल्ट होके 5 हुई थी, वो तो मेल्ट होके कितनी हुई थी, पर जितनी मेल्ट हुई उतना ही पानी ने क्या बना दिया, बर्फ। अब कोई किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि इक्विलिब्रियम बाद में क्यों शुरू होता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रोडक्ट बनने लगते हैं तो प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड होने वाली रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड होने वाली रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इक्वल। पानी 2 ग्राम, बर्फ 2 ग्राम मेल्ट हुई, पानी ने 2 ग्राम आइस बना दी। बर्फ 3 ग्राम मेल्ट हुई, पानी 3 ग्राम आइस बना दिया। उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब जितनी मेल्ट हो उतनी फ्रीज हो। ये ना हो कि आइस मेल्ट हो 2 ग्राम और बर्फ 1 ही ग्राम बने, फिर तो हमें 6 से कंसंट्रेशन 4 हुई थी, बट इसने 1 ही ग्राम बनाया तो 6 से 5 हो जाएगी। तो 6 से 6 रहे वो तभी पॉसिबल है कि अगर वो मेल्ट -1 से हो रही है तो फ्रीज भी +1 से हो। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर आप कह रहे हो कि उस बाउल में 10 मार्बल्स हैं, 10 के 10 रहे, वो तभी पॉसिबल है कि अगर मैं उठाऊं तो
तो कोई डाले भी दो। ऐसा ना हो कि मैं फॉरवर्ड उठाऊं तो दो पर डालने वाला एक ही हो, फिर तो वो 10 मार्बल की जगह 9 रह जाएंगे। तो इफ़ यू वांट कि वो 10 के 10 रहें, इफ़ यू वांट कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो उसकी कंडीशन यही होती है कि अगर फॉरवर्ड वाला प्रोसेस जिस स्पीड से हो रहा है, बैकवर्ड वाला प्रोसेस भी उसी स्पीड से होना चाहिए। तभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है तो मैंने सबसे पहले ही यही चीज़ लिखी थी कि इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोसेस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ। ऐसा नहीं है कि बस फॉरवर्ड प्रोसेस होना चाहिए, होना भी चाहिए और उसके होने की स्पीड और बैकवर्ड वाली रिएक्शन के होने की स्पीड भी इक्वल होनी चाहिए। उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर कल हमने कुछ इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन है कि क्लोज कंटेनर होना चाहिए। क्योंकि कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सपोज आप ये वाली रिएक्शन कर रहे हो, स्टार्टिंग में N2 और H2 ने अमोनिया बनाया, और अगर ये अमोनिया उड़ ही गई, अगर ये अमोनिया एस्केप ही हो गई, तो विल इट शो द बैकवर्ड रिएक्शन? बैकवर्ड रिएक्शन शो होने के लिए प्रोडक्ट होने भी तो चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट डिकम्पोज होके वापस से रिएक्टेंट बनाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसी कंटेनर में रिएक्टेंट्स भी होने चाहिए और उसी कंटेनर में प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा अगर कंटेनर ऊपर से क्या होगा, क्लोज्ड। इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी अचीव्ड इन एन ओपन कंटेनर, क्योंकि अगर आप ओपन कंटेनर में रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट एस्केप होते चले जाएंगे, तो कभी बैकवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं। दोनों के रेट को इक्वल करने की तो बात ही बड़ी दूर की है। दोनों की स्पीड इक्वल हो, वो तो बैकवर्ड रिएक्शन ही नहीं होगी। और कल मैंने एक और पॉइंट भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मतलब आप रिएक्टेंट डालोगे तब भी इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट पहले डालोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी और एक टाइम पे फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि आप रिएक्टेंट से भी इक्विलिब्रियम को अचीव करवा सकते हो, बैकवर्ड से भी प्रोडक्ट से भी इक्विलिब्रियम को अचीव करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, हाँ हाँ, अगर मैं N2 और H2 की जगह डाल लूँ ही अमोनिया, हाँ, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि 664 पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो वो 664 पे ही अचीव होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट डालने से इक्विलिब्रियम किसी और पॉइंट पे सेट होगा। वो तो ये फीचर कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे सेट होने वाला है, दिस थिंग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय पुटिंग द प्रोडक्ट फर्स्ट। ये कोई लॉजिकल ही नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम के पॉइंट को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट कल मैंने ये भी बोला था कि लेट अस सपोज आप कैटलिस्ट डालो, आप इस सोच से कैटलिस्ट डालो कि कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द, तो आपको लगेगा कि रिएक्शन फटाफट फॉरवर्ड होगी, तो हो सकता है कि रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट कर जाए और प्रोडक्ट जल्दी बन जाए, और आपको लगे कि पहले तो मुझे बिना कैटलिस्ट के प्रोडक्ट सिर्फ 4 मिल रहे थे, अब कैटलिस्ट डालने से 5 मिल जाएंगे। ये भी नहीं होगा। क्यों? जब आप कैटलिस्ट डालोगे, मैंने कल भी ये पॉइंट बोला था, अगर कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ाएगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि पहले सिर्फ 6 रिएक्टेंट तक रिएक्शन हो रही थी, अब कैटलिस्ट डालने से शायद 5 एक रिएक्टेंट और रिएक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट भी तो डिकम्पोज जल्दी होंगे, प्रोडक्ट भी तो जल्दी डिकम्पोज होंगे। तो आपको इक्विलिब्रियम अगर 664 पे अचीव हो रहा है तो कैटलिस्ट डालने के बाद भी इक्विलिब्रियम 664 पे ही अचीव होगा। अब कैटलिस्ट कैन नेवर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। शिफ्ट द इक्विलिब्रियम क्या मतलब है? कल मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही थी कि मान लो मेरी एक इंडस्ट्री है अमोनिया बनाने की, मेरी एक इंडस्ट्री है अमोनिया बनाने की। अब मैंने 10-10 लीटर N2 और H2 डाली इस सोच के साथ कि मैं 10 लीटर अमोनिया बनाऊंगी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि 6-6-4 पर इक्विलिब्रियम सेट हो गया। 6-6-4 पे इक्विलिब्रियम सेट होने का मतलब है कि मैंने तो इनपुट 10-10 लीटर डाली थी पर प्रोडक्ट 10 बने ही नहीं। प्रोडक्ट 10 क्यों नहीं बने? क्योंकि जब प्रोडक्ट 4 बने थे तब इक्विलिब्रियम सेट हो गया। इक्विलिब्रियम सेट होने का मतलब है कि अगर ये और रिएक्ट करते भी हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए तो प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है तो हमारे पास तो प्रोडक्ट की आउटपुट 4 ही मिली। तो ऐसे तो मेरी कंपनी घाटे में चली जाएगी। अगर कोई भी इंडस्ट्री है वो ऐसी कोई रिएक्शन अपनी इंडस्ट्री में कर रही है जो इंडस्ट्री की रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रही है, तो ये एक लॉस है
क्योंकि इक्विलिब्रियम आना एक अच्छी बात नहीं है, और वो भी इक्विलिब्रियम अगर जल्दी अचीव हो रहा है। जल्दी अचीव होने का मतलब है कि अभी तो 10 आपने रिएक्टेंट डाले थे, अभी तो रिएक्टेंट अभी 6 तक ही पहुंचे और इक्विलिब्रियम आ गया, फिर तो प्रोडक्ट 4 से ज़्यादा बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट और रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट टूट के 4 के 4 ही रह जाएंगे, तो मैं इनपुट 10 डालूंगी और मुझे प्रोडक्ट कितना मिलेगा? तो इक्विलिब्रियम आना इज नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने तुम्हें कल बोला था कि अगर मैं इस सोच से कि मेरा इक्विलिब्रियम 6 की जगह, मतलब जब रिएक्टेंट 6 रह गए हैं और प्रोडक्ट 4 ही बने हैं, उस पॉइंट की जगह ये लेट अचीव हो। लेट अचीव होने का मतलब है कि जब मेरे रिएक्टेंट 6 से 2 रह जाएं और प्रोडक्ट 8 बन जाए, अगर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे 10 मैंने रिएक्टेंट डाले थे, अब तो मेरे प्रोडक्ट कितने बन चुके हैं? 8। 80% मुझे आउटपुट मिल गई है। व्हाट एल्स वी वांट? तो मैं ये तुम्हें आगे चल के हम ये फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेट शिफ्ट हो। देखो, इक्विलिब्रियम को होने से रोका तो नहीं जा सकता। अगर मेरी कोई इंडस्ट्री है एंड आई नो कि हेबर्स प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आता है, तो हेबर्स प्रोसेस मतलब इस अमोनिया की प्रोडक्शन वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन को भी हाफ एरो से शो करेंगे और बैकवर्ड रिएक्शन को भी। जैसे अमोनिया बन रहा है, हाँ, तो जैसे जैसे बनी जा रहा है उसको वैसे वैसे निकालेंगे तो इसमें पाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आया है, एक बहुत ही अच्छा सवाल आया, मस्ट अप्रिशिएट। ये कह रहा है कि अगर मेरी कंपनी है ना, और मैं चाहती हूँ कि बैकवर्ड रिएक्शन ही ना हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तब आएगा ना अगर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसने एक बहुत अच्छा, अब ये तो नहीं खुले में ही कर देंगे कि अमोनिया, यस, तो इसने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि आप एक काम करो, जैसी अमोनिया बने उसको निकाल लो, जैसी अमोनिया बने उससे रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलती जाएगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, इट्स अ वेरी गुड सजेशन गिवन बाय हिम कि मैम प्रॉब्लम तब आ रही है जब इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, हम इक्विलिब्रियम सेट होने ही नहीं देते। वो कैसे पॉसिबल है जब रिएक्शन बैकवर्ड ही ना जाए? बैकवर्ड कब नहीं जाएगी? जब जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम उसको किसी तरीके से बाहर निकालते रहें तो वी विल इंश्योर कि रिएक्शन आगे ही जाएगी और वो पीछे जाएगी ही नहीं। तो ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही थी कि इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट से तो पक्का शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मतलब आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट अभी 4 ही बना था और इक्विलिब्रियम आ गया तो मैं कैटलिस्ट डाल देती हूँ, शायद जल्दी रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट करेंगे तो शायद प्रोडक्ट एक बन जाए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ा देगा। अगर प्रोडक्ट 4 से 5 बनेंगे, वो टूटेंगे भी 5 से 4 हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट कैन नेवर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, इट कैन जस्ट हेल्प इन अचीविंग इट अर्लियर। कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि कैटलिस्ट का सिर्फ इतना रोल होता है कि जो इक्विलिब्रियम 2 घंटे में सेट होने वाला था या अचीव होने वाला था, वो शायद कितने घंटे में अचीव हो जाएगा? 1 घंटे में, क्योंकि वो स्पीड बढ़ा देगा, बट इट कैन नेवर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। ये कल मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली थी। आज हम आगे चलते हैं, ठीक है? टुडे अच्छा, इक्विलिब्रियम एक और बिफोर वी प्रोसीड, मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रही थी कि ऐसे कौन कौन से फिजिकल प्रोसेसेस हैं जहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम सेट होते हुए नजर आया। करवानी है तो अभी तो 4 ही बजे, कोई बात नहीं। हो गया 10 मिनट हम यहाँ बात भी तो कर रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि इट्स नॉट अ रिएक्शन बट इसमें भी इक्विलिब्रियम सेट होता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम विच सेट अप इन द फिजिकल प्रोसेसेस। मतलब इक्विलिब्रियम को अपने दिमाग में ये मत बिठाना कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में ही सेट होता है, क्योंकि मैं एग्जांपल अमोनिया वाला दे रही हूँ बाय लाइक अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल। तो कल ये चीज़ मैंने एक पहले ही क्लियर कर दी थी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? 2 टाइप्स। One is physical, other is chemical. As the name indicates, chemical equilibrium is achieved in chemical reactions.
केमिकल इक्विलिब्रियम तो वही होगा जो किस में अचीव होगा, केमिकल, वो तो हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्विलिब्रियम है। बट एट द सेम टाइम कल मैंने तुम्हें बताया था कि इक्विलिब्रियम में बी सेटअप इन फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे बर्फ पानी बन रहा है, इसमें भी तो इक्विलिब्रियम सेट हुआ था। जब मैं एग्जांपल दे दी कि एक बड़ा सा आइस क्यूब लिया, वो थोड़ी देर तक तो छोटा हुआ, उसके बाद और उसका साइज स्मॉल नहीं हो रहा, तो हमें लगेगा कि शायद मेल्टिंग और नहीं हो रही, बट उसमें क्या हुआ था कि जितनी मेल्टिंग हो रही थी उतनी फ्रीजिंग हो रही थी, जितनी मेल्टिंग हो रही थी उतनी, तो जब रेट ऑफ मेल्टिंग किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ, so this is also rate of melting becomes equal to rate of freezing. This is also one of the physical equilibrium. दूसरा एग्जाम्पल है, आपने कभी डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस देखा होगा। आपने कभी क्या ऐसा किया है कि ग्लास लिया, चीनी डाली, उसको डिसॉल्व करा, चीनी घुल गई, थोड़ी देर बाद आपने एक और चम्मच डाल दिया, वो भी घुल गई। जब आपने तीसरा चम्मच डाला तो आपने देखा कि वो नीचे इकट्ठी शुरू हो गई है, जो चीनी है वो नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो गई, तो आपको लगेगा शायद चीनी घुल नहीं रही, लेकिन असल में पता है क्या हो रहा होता है, जब आप तीसरा चम्मच डालते हो वो भी घुलती है, लेकिन जो ऑलरेडी घुली हुई थी वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। व्हेन यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, अब आपने शुगर इन वाटर डाला, शुगर को पानी में डाला, पहले तो शुगर डिसॉल्व हो ही जा रही है। कैसे पता डिसॉल्व हो ही जा रही है, क्योंकि आप डाल रहे हो, इट इज इन द डिस्पर्स्ड फॉर्म। एक टाइम आया जब आपको लग रहा है कि नीचे शुगर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, तो आपको तो यही लगेगा ना कि जो आपने तीसरा चम्मच डाला है शायद वो नीचे सेटल डाउन हो गया। असल में तीसरे चम्मच डालने पे क्या हो रहा है कि वो शुगर डिसॉल्व हो रही है, बट जो ऑलरेडी सोल्यूशन में थी, जो ऑलरेडी डिसॉल्व फॉर्म में थी, वो बाहर निकल के आ गई इन द फॉर्म ऑफ, वो बाहर निकल के आ गई इन द फॉर्म ऑफ, तो यानी कि इसमें भी दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, फॉरवर्ड डिसोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि तीसरे, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मेरे से पूछो, क्या बताओ क्या पढ़ाया। हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस होती है वो कवर कर लेती है, तो वो जब दो चम्मच चीनी डाल दी, बोल दी, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस भर के करके तीसरा चम्मच डाल दी। ऐसा तो मैं पढ़ाया, मैंने भी नहीं वैसे कभी पढ़ा, मतलब हो सकता है कि मैंने कभी, मेरे को भी ऐसा कभी, वाटर की कौन सी स्पेस है, कवर कर देती है शुगर, मे बी समथिंग एल्स वॉज थॉट, बट चलो वी कैन डिस्कस। बट मे बी कई बार आपको प्रीवियस क्लासेस में कई चीज़ें इसलिए भी नहीं डिटेल में बताते क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पे नहीं होता उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट आज मैं बता रही हूँ कि इसमें ये नहीं है कि तीसरा चम्मच घुला नहीं था, डिसॉल्व हुआ था, बट इसका ऑपोजिट और बैकवर्ड प्रोसेस शुरू हो गया, क्रिस्टलाइजेशन वाला। सो दिस इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, सॉरी फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो रहा है और बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कल हमने डिस्कस करे थे फिजिकल इक्विलिब्रियम। आज का लेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अब इस चैप्टर के मेन न्यूमेरिकल्स शुरू होने वाले हैं और फुल चैप्टर इज न्यूमेरिकल। जैसे थर्मोडाइनमिक्स है वैसे इक्विलिब्रियम है, इट इज फुल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कल ही मैंने बोल दिया था कि कल हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट स्टिल मैंने जो ये 40 मिनट्स की डिस्कशन करी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, लेकिन जो कल भी आए थे उनको भी थोड़ा इक्विलिब्रियम और दिमाग में चला गया होगा। ठीक है, अब आज हमने डेरिवेशंस करनी है 2-3। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात चल रही है तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले एक लॉ ऑफ मास एक्शन आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, उसकी जो रेट होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ एनी रिएक्शन, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट, तो जब आप इसकी स्पीड निकालोगे ना, वो A के प्रोपोर्शनल होगी, B के प्रोपोर्शनल होगी, ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1N2 प्लस 3H2 अमोनिया वाली रिएक्शन है, तो अगर मैं इसकी स्पीड को चेक करूंगी तो ये N2 की तो 1 पावर पे डिपेंड करेगी,
और H2 की 3 पावर पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है ना, N2 कितना रिएक्ट कर रहा है और H2 कितना रिएक्ट कर रहा है, तो स्पीड उसके उतनी ही पावर पे डिपेंड करेगी। जितना वो हमें रिएक्टेंट, जितना ज़्यादा वो रिएक्ट करेगा उसकी स्पीड भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप N2 डबल करोगे, अगर आप N2 डबल करोगे तो स्पीड डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप H2 डबल करोगे तो उसकी स्पीड 8 टाइम्स हो जाएगी। H2 के डबल करने पे उसकी स्पीड 8 टाइम्स क्यों होगी? क्योंकि ये देखा गया है, हम चैलेंज नहीं कर सकते इसको। ऐसा नहीं है कि मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोल दिया तो हम कहें कि हम कैसे मान सकते हैं, वी कांट चैलेंज लॉज, क्योंकि लॉज ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये देखा गया है कि जो रिएक्टेंट ज़्यादा कंबाइन होता है उस रिएक्टेंट के ऊपर स्पीड भी ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे तुम में से कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, टीचर चाहता है कि वो बच्चा हो यहाँ पे क्लास में, उसका होना भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना वो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करता है, जितना वो अब अगर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, बोलेगा ही नहीं, डाउट्स ही नहीं पूछेगा, तो हमारे लिए वो बच्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसे स्पीड है कि अगर कोई रिएक्टेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, अगर उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है बट H2 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो इसकी स्पीड भी जो है ना, इस रिएक्शन की जो स्पीड भी है वो N2 की सिर्फ एक ही पावर पे डिपेंड करेगी, पर H2 की कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, जितना वो रिएक्ट कर रहा है। और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम इसको डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ लॉ, वी कांट चैलेंज लॉज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो हमने मान लिया। अगर हमने मान लिया तो ये लिखना मेरा बिल्कुल सही है कि अगर मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, उसमें A की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, A, मतलब इट कुड बी 1 2 3 4 एनीथिंग, तो मैंने उसको A ले लिया, और दूसरे रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री B है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका जो रेट रहेगा वो A की तो A पावर पे डिपेंड करेगा और B की B पावर पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि दैट इज व्हाट इज दिस लॉ इज, कि कोई भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है पहले तो वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। ये तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन की स्पीड प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि रिएक्शन कौन करवाता है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट तो बनते हैं। तो ये बात तो सही थी कि स्पीड रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, बट कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब सपोज तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, अब तुम्हारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, और ये इक्विलिब्रियम में चली गई। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB, वो क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट CC प्लस, बट कुछ देर बाद प्रोडक्ट से रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड ले गई, और एक टाइम आया जब दोनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी स्पीड से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उसका रेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन पार्ट, जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, A और B के, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन है, A और B, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा A के प्रोपोर्शनल। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा किसने कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन ने। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कोई K आ जाएगा कांस्टेंट, KF ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि रिएक्शन तो बैकवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, अब बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड C और D पे डिपेंड करेगी, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट्स थे, A और प्रोडक्ट्स क्या थे, C और D। लेकिन अगर मैं अब बैकवर्ड जा रही हूँ, बैकवर्ड जाने का मतलब है C और D आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और A और B बन रहे हैं। यही चीज़ मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन की थी कि जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स A और B होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, C एंड। तो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन बैकवर्ड रिएक्शन पे अप्लाई करूंगी तो नाउ इट विल बी प्रोपोर्शनल टू C एंड D,
और अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने कांस्टेंट को के बी नाम दे दिया जस्ट टू कीप द सिमिलैरिटी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दिया था, के एफ, और बैकवर्ड रिएक्शन को मैंने कांस्टेंट क्या दे दिया, के बी। ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है, तो इसका मतलब इस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब जितनी तेजी से फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा हो उतनी तेजी से बैकवर्ड हो। दो मार्बल्स निकल रहे हैं तो दो ही डलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि निकल दो रहे हैं डल एक ही रहा है। सो पॉइंट इज फॉर इक्विलिब्रियम इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो, बल्कि दोनों सेम स्पीड पर होने चाहिए। अगर N2 और H2 डिकम्पोज होके दो अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया ब्रेक होके भी दो से ही ब्रेक हो, तब भी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। तो मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे लिख दिया कि अगर सच में इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ चुका है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट किसके इक्वल होगी। और अभी तुमने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना निकाला था, पुट करो। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना निकाला था, पुट करो। के एफ ए ए बी बी, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना निकाला था, के बी सी सी डी डी। अब अगर मैं दोनों कांस्टेंट को एक साइड ले आऊं, अगर मैं दोनों कांस्टेंट्स को एक साइड ले आऊं और कंसंट्रेशंस को दूसरी साइड ले जाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेशियो आ रही है दो कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट क्या होता है, एक नंबर which does not change, लाइक अगर न्यूमरेटर में 4 है नीचे 2 है तो 4/2 क्या होगा, इट विल बी अनदर कांस्टेंट। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर इधर कांस्टेंट है के एफ और नीचे कांस्टेंट है के बी, तो अगर आप दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करोगे ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। इस कांस्टेंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अब आप तुम ये मत कहोगी मैम सी और डी तो रिएक्टेंट थे बैकवर्ड के लिए। अब जनरल मुझे बताओ, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड पूछूं, सी और डी को तुम प्रोडक्ट ही बोलते हो ना, वो तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है। अदरवाइज अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन दी जाती है इवन इन इक्विलिब्रियम, तो आपके लिए कौन रिएक्टेंट्स होते हैं, ए और प्रोडक्ट कौन से होते हैं, सी और डी। तो यानी कि जब भी आपको एक रिएक्शन दी जाएगी विच इज इन इक्विलिब्रियम और आपको बोला जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट्स ऊपर लिख देने हैं डिवाइडेड बाय, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन दे दूं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कौन है NH3 रेज टू द पावर 2 और रिएक्टेंट्स कौन है N2 और H2। अब कोई मुझे ये मत बोले कि मैम आपने तो एक्सप्रेशन ये बताया था CC DD AA BB, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट क्यों हुई है। अरे मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, जो जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें दो प्रोडक्ट थे। इस करके जो मैंने डिराइव किया उसमें भी न्यूमरेटर में कितने प्रोडक्ट आए, दो। बट अगर बाई चांस आपको कोई ऐसी सी रिएक्शन दे दी जाएगी जिसमें प्रोडक्ट है ही एक, C+D की जगह है ही C, तो फिर तुम C ही लोगे ना। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये डिराइव किया है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि C और D जो प्रोडक्ट है उनको आपने न्यूमरेटर में रखना है, A और B जो रिएक्टेंट है उनको आपने डिनोमिनेटर में रखना है। बट अगर गिवन अ रिएक्शन, अगर अब रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि हर बार दो प्रोडक्ट होंगे, तीन होंगे तो तीन रखेंगे, दैट्स व्हाट। अगर यहाँ पे 1+2+3 होते तो तीन प्रोडक्ट रखते। तभी मैं कह रही हूँ कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना कि अगर KC C की पावर C D की पावर D है तो आपको दो ही प्रोडक्ट दिखेंगे, जितने होंगे उतने ही दिखेंगे ना। बस इस एक्सप्रेशन का इतना मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। अगर तुमसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो आप KC निकाल रहे हो ये है क्या, ये एक रेशियो है। किसकी रेशियो है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स क्यों है, क्योंकि जो C और D प्रोडक्ट है वो ऊपर आ रहे हैं,
और ए और बी जो रिएक्टेंट है वो नीचे आ रहे हैं, और ना सिर्फ उनकी रेशियो है बट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट ऊपर ले रहे हो तो आपने उसकी स्टोइकियोमेट्री को निग्लेक्ट नहीं करना। अगर आपको उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 दिख रही है तो आपने 2 लेनी है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, आपने मेरे रटवा दिया कि केसी निकाल लेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रख लेंगे, रिएक्टेंट के नीचे रख लेंगे। हम उल्टा भी तो कर सकते थे, मतलब अगर देखा जाए हमने KF बाई KB करा है, हम KB बाई KF भी कर लेते थे। तो देखो कर कुछ भी सकते थे, बट जो हमने ये किया उसकी सिग्निफिकेंस सुनो। जब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो किसी भी रिएक्शन का, है ना, आपने जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा है वो कैसे निकालना सीखा है कि प्रोडक्ट्स को ऑलवेज ऊपर रखना है, रिएक्टेंट्स को नीचे रखना है। अब जब तुम दोनों को डिवाइड करके केसी की कोई वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। जिन रिएक्शंस के लिए इस केसी की वैल्यू आएगी बड़ी, जैसे 100 आ गई वैल्यू या 100 एंड 1000 आ गई वैल्यू, है ना, इसका मतलब है कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें इक्विलिब्रियम लेट सेट हुआ। लेट सेट का मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गए और रिएक्टेंट थोड़े से ही रह गए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर वाली चीज़ ज़्यादा रही होगी तभी केसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी। सो अ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम इज सेट इन दिस रिएक्शन वेरी लेट। वेरी लेट मतलब जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन गए और रिएक्टेंट थोड़े से ही रह गए, तो इसका मतलब है कि सच एन इक्विलिब्रियम इज नॉट हार्मफुल। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर मेरी अमोनिया बनाने की इंडस्ट्री है, मैंने N2 और H2 10 लिए, और जब N2 और H2 2 ही रह गए थे और अमोनिया 8 बन गई थी, तब इक्विलिब्रियम सेट हुआ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को 80% तो आउटपुट मिल ही गई। लेकिन अगर आपने किसी रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखी, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें ऐसे बता रखा है, तुम्हारी केसी की वैल्यू आ गई 0.9, इतनी कम आ गई, 1 से भी कम। तो इसका मतलब ये है, 0.9 का मतलब है कि अभी तो प्रोडक्ट शायद एक ही बना था और नीचे रिएक्टेंट 10 के 10 पड़े थे या 9 के 9 पड़े थे, और प्रोडक्ट एक ही बना था, तभी 1/9 वैल्यू 0.9 आ रही है। सच एन इक्विलिब्रियम इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि तुमने रिएक्शन करनी चालू करी, 10 रिएक्टेंट डाले, अभी रिएक्टेंट 9 ही हुए थे, एक ही खत्म हुए थे और प्रोडक्ट एक ही बना था, इक्विलिब्रियम आ गया। अरे मेरी कंपनी तो घाटे में चली जाएगी, मैं रिएक्टेंट कितने डाल रही हूँ 10, प्रोडक्ट सिर्फ कितने बन रहे हैं 1। तो केसी सिर्फ एक न्यूमेरिकल नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं है कि तुम प्रोडक्ट को ऊपर रख रहे हो रिएक्टेंट को नीचे रख रहे हो, एक वैल्यू निकाल रहे हो, बट दिस वैल्यू इज गिविंग अस एंड द साइंटिस्ट एंड मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग कि क्या इक्विलिब्रियम लेट सेट हो रहा है, या फिर इसको हम कैसे मतलब केमिस्ट्री में बोल सकते हैं, इट टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन किस हद तक हुई बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो वो कैसे पता लगेगा कि किस हद तक हुई? अ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, मतलब अगर सॉल्व करने पे तुम्हारी केसी की वैल्यू लार्ज आ गई, बहुत ज्यादा आ गई, इट मीन्स दैट द रिएक्शन हैज अकर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब रिएक्शन काफी हद तक हो चुकी थी तब इक्विलिब्रियम आया। A small value of Kc will indicate कि reaction has occurred to a very small extent, अभी थोड़ी सी फॉरवर्ड हुई थी कि एकदम से बैकवर्ड होकर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। और अगर बाय चांस Kc की वैल्यू 1 आ गई, 1 का मतलब है कि जितने प्रोडक्ट बने उतने ही रिएक्टेंट, तभी कट के 1 आएगी ना, कि अगर प्रोडक्ट भी 5 है रिएक्टेंट भी 5 है तो 5/5 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो द वैल्यू ऑफ Kc विल इंडिकेट दैट द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट, ना ज्यादा रिएक्टेंट है ना ज्यादा प्रोडक्ट है। सो Kc इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट्स नॉट जस्ट द फॉर्मूला। और अगर किसी को ये डाउट है कि मैम हम उल्टा भी तो कर सकते थे कि अगर हम KF/KB की जगह KB/KF कर लेते तो उस केस में हमारे रिएक्टेंट ऊपर रहते, फिर फायदा ना होता। फिर अगर तुम Kc की वैल्यू ऐसे निकाल भी लेते कि रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट, तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc उल्टा हमें क्या बताती कि रिएक्टेंट ज्यादा है, मतलब सब कुछ उलट हो जाता। अभी हमने प्रोडक्ट्स की टर्म्स में बात करनी है कि प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं या कम बने हैं, तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc लार्ज प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेस वैल्यू ऑफ Kc मतलब लेस प्रोडक्ट, तो इसीलिए प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर रखना है, रिएक्टेंट को हमेशा, यानी कि Kc इज नॉट द रेशियो ऑफ KB/KF, इट इज द रेशियो ऑफ
KF बाय KB, क्योंकि हमने फॉरवर्ड के हिसाब से सोचना है, हमें बैकवर्ड के हिसाब से नहीं सोचना। तो रेशियो में भी फॉरवर्ड ऊपर आना चाहिए, बैकवर्ड नीचे आना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आया है, अगर ये फॉर्मूला समझ आया है तो मुझे सिर्फ भाई तुम कितने बदतमीज हो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर समझ आया, हाँ बस बस समझ आया ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ 7, नहीं कॉपी के पीछे लिखना क्योंकि मैं भी सारी डेरिवेशन। सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आपको एक रिएक्शन दी जा रही है, उसका एक्सप्रेशन लिख दो। यानी कि एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट रखोगे ऊपर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियो। कैन वी डू दैट? चलो करो। 2NOCl गैस मेन नोट्स में क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मेन नोट्स में मैं अभी ये डेरिवेशन करवाऊंगी, फिर अभी जस्ट प्रैक्टिस। और कल एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आए थे या जो नहीं आए थे वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, बट जो कल मैंने नोट्स दिए थे वो लिख के आने रिद्धव सबने। मैंने ये नहीं सुना कि मैम नहीं लिखे, एवरीबडी। मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगी घर के लिए, बट एटलीस्ट कल वाले नोट्स बना के आ जाना, क्योंकि आगे तो मैं खुद ही लिखवाऊंगी सब कुछ। कम ऑन, मैं पीछे आके चेक कर रही हूँ। एंड इफ एनीबडी वुड बी फाउंड नॉट राइटिंग, अगर कोई पकड़ा गया, देखो अब पेन की आवाजें आ रही हैं, मतलब इससे पहले तो यू गाइज वर नॉट बॉदर्ड। शेम ऑन यू। टुमारो आई विल कम एंड फर्स्ट चेक द नोट्स कि आपने लिखे हुए हैं, तभी आगे पढ़ाऊंगी। ओके मैम। आ रही हूँ मैं, बताती हूँ जाए। सिर्फ मुझे लगता है कि तुम्हें केमिस्ट्री बड़े बेदिले पढ़ते हो ना तुम लोग। आई नो थोड़ा लर्निंग वाला है, थोड़ा थोड़ा बट लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सारा। फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में लॉजिकल नहीं है, मुझे तो लॉजिकल ही लगती है। हाँ मैं तभी टीचर बनी थी ना, बिकॉज आई लाइक दिस सब्जेक्ट। अदरवाइज तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही पढ़े हुए हैं हमने, बट इंटरेस्ट की बात होती है। दिव्यांश अब ये बहुत हो रहा है, बस ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, वो मैग्नेटिज्म पढ़ा रही हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे को मैं 11th ही पढ़ा रही हूँ। सेम है, काइनेमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, मोशन इन वन लाइन, मोशन इन वन प्लेन। अभी उसका ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन चल रहा है। हाँ भी मेरा कभी मूड नहीं अच्छा होता। क्यों, मैं तैयार हो गई हूँ? हाँ आपको पढ़ाने के वजह से पता लग रहा है। करो डैरे, मैं मम्मा को फोन कर दूंगी तेरे। मैम सच में भी मिला नहीं मेरे को, मैंने इससे भी पूछा। पता है इसे भोली वाली शक्लें बनाने से कुछ नहीं होता। सच में इससे पूछ लो, वो मैंने तेरे से बनवाऊंगा जनाब। तो मंगाए फिर, नहीं तो घर पे फोन जाएगा। वी आर कमिंग टू ट्यूशन, यू शुड हैव बीन यार। दिव्यांश तेरे घर और डैरे के घर फोन जाएगा आज। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी, बस इतना बोलूंगी कि क्लास में बिना पेन के आते हैं,
टेल अस कि हम नेक्स्ट ऑलवेज। हाँ हाँ, कल तो अपने आप आएगा, फोन करने के बाद अपने आप आएगा। तूने नहीं करना, शेम ऑन यू। 6 पेन है किस काम के? किसी के मारे होंगे और क्या। लिख लिया एक्सप्रेशन एवरीबॉडी? तो टू बिगिन विद फर्स्ट रिएक्शन, केसी इज प्रोडक्ट। अच्छा देखो, कंसंट्रेशन है तो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए, इसका मतलब है ये, इफ यू आर राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो जो पहला प्रोडक्ट NO है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि इट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, यानी कि कल को अगर आपको न्यूमेरिकल में NO की जो वैल्यू दी जाएगी वो मोल्स पर लीटर में होगी। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने किसी डिजाइन की वजह से नहीं डाला हुआ। द स्क्वायर ब्रैकेट हैज अ मीनिंग that when you are writing NO, this square bracket means we are taking its concentration, and when I say we are taking its concentration मतलब हम उसकी molarity, क्योंकि concentration में से molarity, molality, mole per fraction बहुत होती है, but in chemistry by default जब भी आप ये square bracket लगा देते हो, square bracket का मतलब होता है कि उस product की आपने जो concentration लेनी है वो किस में लेनी है, moles per liter में। जब कल को आपको values दी जाएंगी तब आपको समझ आएगी ये बात। तो अभी सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो आप बिना स्क्वायर ब्रैकेट के नहीं लिख सकते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत, बैलेंस करने के बाद ही केसी निकलेगा, बिना बैलेंस के लिए केसी रॉन्ग होगा। अगले के लिए केसी, हाँ कटिंग, ऊपर वाला NO, ऊपर वाला NO है, नीचे वाला NOCl है। अगर अकेला NO होता फिर कटिंग होती ना, ये तो कोई डिफरेंट चीज है। सी अभी हम, आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू गो स्टेप वाइज, है ना। इजी चीज़ें करेंगे तभी मुश्किल चीज़ें समझ आएगी। अगर हम इसको निगलेक्ट कर देंगे कि ये तो आता है तो कर ही लेंगे, फिर आगे चीज़ें मुश्किल लगेंगे। धीरे धीरे स्टेप वाइज करोगे। आज हमने केसी करा, कल मैं आपको केपी पढ़ाऊंगी, एंड आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड केपी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आती है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, और ये डेरिवेशन मोस्टली फाइनल एग्जाम्स में होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो थिंग्स विल बी ईजी, कि आज हमने केसी पढ़ा, कल हम केपी पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, फिर उनकी डेरिवेशन डिराइव करेंगे, एंड देन विल कम टू द मेन न्यूमेरिकल्स। मेरे को चेक करा के जाना सारे प्लीज। आई विल कम टू योर सीट, मुझे सारे एक्सप्रेशन दिखाओगे। तो मानने का तो अच्छा हुआ, तेरा ही अच्छा नहीं हुआ। शेम ऑन यू। अच्छा, जहां पे कोई सब्सटेंस सॉलिड में है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाती है। जैसे जो सेकंड वाला तुमने एक्सप्रेशन लिखा है, इट विल रिड्यूस टू दिस ओनली। नीचे वाला गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन बाय डिफॉल्ट कितनी लेनी है? इट्स अ रूल। थर्ड पार्ट में तो कोई सॉलिड स्टेट में है नहीं, फोर्थ पार्ट में ये प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे Fe3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रह जाएगा। तीसरे में I2 सॉलिड में है तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी। इट्स अ रूल दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इज टेकन टू बी यूनिटी। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होगा तो कल को जब आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन गिवन नहीं होगी, क्योंकि वो कितनी लेनी होती है?
बट ओनली फॉर वन विच आर इन दी सॉलिड स्टेट। एक्वस, लिक्विड, गैस वालों की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगी, बट अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन ही नहीं होगी, बिकॉज उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफॉल्ट कितनी लेनी होती है, 1। ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केपी। वी विल डिराइव अ रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज कि आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क टुडे, बट जो कल वाला होमवर्क था वो आपने लिख के आना है, वो सिर्फ एक डेढ़ पेज है। थ्योरी है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अगर मैं वो क्लास में डिक्टेट करने लग जाऊंगी तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तनिष, मैंने क्या होमवर्क दिया है? ये दिव्यांश, व्हाट होमवर्क? टुडे आई विल डू फोन। आप नितिन, फोन का बताओ क्या होमवर्क दिया है? कल ही वाला, कल जो होमवर्क दिया था ग्रुप में। आर यू गाइस एक्टिव ऑन ग्रुप? ग्रुप खोलो। कल मैंने इक्विलिब्रियम के नोट्स दिए थे, जो मैंने आज थ्योरेटिकली पढ़ाया है वही कल पढ़ाया था, वही जस्ट नोट डाउन करके आना है, बिकॉज क्लास में डिक्टेट करके आई डोंट वांट टू वेस्ट योर एंड माय टाइम। कैन वी डू दैट? चलो, सी यू टुमारो। डैडी, ये फोन बंद कर दो।